हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। इसकी क्विज पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, तो वो सारी चीजें आप एमजेटी ऐप से प्राप्त कर सकते हो। चलिए तो कल का क्विकली रिविजन करेंगे। पहले विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया 11 अप्रैल को, और अभी हाल ही में दांते अकीरा उआई इन्होंने विंटर यूथ ओलंपिक गंगवान में जो होने वाला है साउथ कोरिया में, उसके लिए मेडल डिजाइन प्रतियोगिता जीत ली है। ये ब्राजील के रहने वाले हैं। फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी पेरू पहले करने वाला था, लेकिन अब ये मेजबानी से छीन ली गई है। भारत सरकार ने पेंशन बढ़ाने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है, वित्त सचिव जिसका अध्यक्ष होगा। और अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी जो कि भारत की प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए भरोक्सा नाम का ऐप लॉन्च किया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ओरियन 2023 अभी हाल ही में फ्रांस में आयोजित किया गया। इसमें इंडिया भी हिस्सा लेने गया है राफेल के साथ। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में बस बासोहाली पेंटिंग जो होता है उसको जीआई टैग मिल गया है। उत्तर कोरिया ने पानी के अंदर एक बार फिर से परमाणु हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। नाम है इसका हेल 2। ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसने बृहस्पति ग्रह के लिए एक जूस मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। जल्द ही ये लॉन्च किया जाएगा इसी महीने में। आईपीएल में सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं अमित मिश्रा। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया? इसका शुभारंभ किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अलायंस देखो, ये बिग कैट्स क्या होते हैं? एक तो कैट होता है जो आप सुने हो, बिल्ली। लेकिन बिल्ली की ही प्रजाति में जो बड़े जानवर होते हैं, जैसे चीता, जैसे बाघ, जैसे शेर, जैसे तेंदुआ, ये सभी बिग कैट्स की श्रेणी में आते हैं। और इन बिग कैट्स को संरक्षण करने के लिए अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना करी गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अभी ये कर्नाटक गए हुए थे और वहां पर 50 ईयर पूरा होने पर प्रोजेक्ट टाइगर के इन्होंने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करी हुई है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च हुआ था उसके 50 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। इस अवसर पर ये गए थे कर्नाटक में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया है 9 अप्रैल 2023 को। तो बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जैगुआर, हिम तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड, ये 7 प्रकार के बिग कैट्स जो होते हैं इनका संरक्षण यहाँ किया जाएगा। वैसे इन सातों में अंतर क्या क्या होता है, इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है। अगर आप सर्च करेंगे कुनो नेशनल पार्क में जब चीते लाए गए थे, तब मैंने वीडियो बना करके दी हुई थी आपको, तो उसी समय अंतर बताया था। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ठीक है, देखने से पता लग जाता है कि कौन तेंदुआ है, कौन जगुआर है, कौन चीता है, वगैरह वगैरह। वैसे चीता की अगर बात करें तो चीते दोस्तों भारत में केवल और केवल एक ही नेशनल पार्क में अभी रह रहे हैं, कुनो नेशनल पार्क। यहाँ पर सबसे पहले नमीबिया से 8 चीते लाए गए थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। टोटल हो गए थे 20 चीते। लेकिन अभी एक न्यूज आई है कि एक चीते की मृत्यु हो गई है, तो टोटल 19 चीते बचे हुए हैं। तो कहां पर है? कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। महाराजगंज एक जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां पर एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो विश्व का पहला ऐसा ये गिद्ध संरक्षण केंद्र होगा। गिद्ध को दोस्तों, एशियाई किंग गिद्ध जो होता है, ये केवल और केवल नॉर्थ इंडिया वगैरह में पाया जाता है, मतलब साउथ इंडिया में भी नहीं पाया जाता है, और बहुत ही रेयर मात्रा में अब पाया जाता है। अब तो ये विलुप्त और गंभीर संकट की कटरी में तो बहुत पहले ही डाल दिया गया था। 2004 में ही इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो आईयूसीएन है ना, उसके द्वारा विलुप्त कैटेगरी में डाला गया था। फिर 2007 में इसे गंभीर खतरे की श्रेणी में डाला गया। मतलब बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, गिने चुने मात्रा में ये बचे हुए हैं। तो जो बचे हुए हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनको उनकी प्रजनन दर बढ़ा करके संख्या बढ़ाई जाए, इसके लिए विश्व का पहला जटायु एशिया किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। कहां पर? महाराजगंज में। तो इस पर करोड़ों का खर्च भी किया गया है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। किसके द्वारा? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ठीक है, तो इसे वन्य संरक्षण जीव अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। ध्यान रखना, ये अधिनियम भी आपसे पूछा जा सकता है।
अब बात उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश आप देखो इंडिया के मैप में ये रहा यूपी। यूपी देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ये टॉप पर है। यूपी में दोस्तों सबसे ज्यादा 75 जिले हैं और सबसे ज्यादा ये 9 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें से 8 तो राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। यहाँ पर आप देख पाओगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान से, इसके अलावा मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इधर ये नेपाल से शेयर करता है। यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, बीजेपी पार्टी से 2 बार लगातार सीएम रहे। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो सुरहा ताल, रामगढ़ ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मोती झील वगैरह है। दुधवा नेशनल पार्क ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लखीमपुर खीरी में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी, ये प्रमुख नेशनल पार्क हैं और बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा इटावा लायन सफारी को भी याद रखना और महाराजगंज के इस गिद्ध संरक्षण केंद्र को भी याद रखना। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पौता, झोरा, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ से। आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा ये चर्चित स्थल हैं, घूमने लायक स्थल हैं। जिलों की संख्या सबसे ज्यादा 75 यहाँ पर है। विधानसभा में सीटें भी सबसे ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। 403 सीटें हैं विधानसभा में। यहाँ पर विधान परिषद भी है और विधान परिषद में 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें यहाँ से जाती हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें राजकीय पशु की तो वो है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष होता है अशोक का। आगे बढ़ते हैं। भारत, बांग्लादेश और जापान इन तीनों के बीच में कहां पर कनेक्टिविटी बैठक का आयोजन किया गया? तो इन तीनों के बीच में अभी त्रिपुरा में, भारत के त्रिपुरा राज्य में कनेक्टिविटी बैठक का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट निकल करके सामने आई और उसमें बहुत सारी चीजों को सजेस्ट किया गया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए जिससे इन तीनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी भी बढ़ सके, व्यापार भी बढ़ सके। इसके लिए एशियाई संगम नाम से एक अध्ययन किया गया, एक स्टडी किया गया और इसमें कुछ चीजें सजेस्ट की गई। जैसे ये बताया गया, अगर मान लीजिए भारत, बांग्लादेश और जापान इन तीनों के बीच में कुछ ऐसा एक कनेक्टिविटी इवेंट या एक संगठन टाइप का बन जाता है तो उससे फायदे बहुत ज्यादा होंगे। एक तो इन तीनों में ट्रेड बढ़ जाएगा, दूसरा ये लोग कहीं और के लिए डिपेंड नहीं रहेंगे, अपने आसपास ही चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सजेशन दिया गया। जापान नॉर्थ ईस्ट इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्थापित करने के लिए सजेशन दिया गया, जिसे भारत में है नहीं, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फिक्की। ऐसे ही जापान नॉर्थ ईस्ट इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्थापित करने के लिए सजेस्ट किया गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश, जापान सीईओ फोरम, ये तीन देशों के बीच में सीईओ फोरम स्थापित करने के लिए सजेशन दी गई। तो ये सारी चीजें हुई, जो ये बातचीत हुई कनेक्टिविटी इवेंट में, जो कि हुआ त्रिपुरा में। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों डेविड वार्नर। ये सबसे तेज 6000 रन स्कोर कर चुके हैं आईपीएल में। सबसे पहले अगर पूछा जाए 6000 रन कंप्लीट करने वाले तो बने थे विराट कोहली, दूसरे बने थे शिखर धवन और तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं डेविड वार्नर, 6000 रन कंप्लीट करने वाले, 6000 से ज्यादा रन बनाने वाले। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे तेज किसने बनाया तो सबसे तेज इन्होंने ही बनाया है, डेविड वार्नर ने। ठीक है, 6000 रन इनके भी कंप्लीट हो चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स के वर्तमान में ये कप्तान है और इन्होंने अभी हाल में गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ये अपना ये कीर्तिमान हासिल किया है। अच्छा, 2015, 17 और 2019 तीन बार में आईपीएल में ये ऑरेंज कैप भी हासिल कर चुके हैं। ऑरेंज कैप किसे मिलता है? जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। ठीक है, चलिए आईपीएल आया है तो आईपीएल के बारे में फिर से क्विकली कुछ जो पॉइंट्स आए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, क्योंकि आईपीएल से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो देखो आईपीएल टाटा इसका स्पॉन्सर है, ठीक है, टाइटल स्पॉन्सर है और हर्बल लाइफ को इसको पार्टनर बनाया गया है आईपीएल का, ठीक है, ऑफिशियल पार्टनर। इसके अलावा आईपीएल में इस बार कुछ नए नियम भी आए, जिसमें इम्पैक्ट प्लेयर वाला नियम आया और मैंने आपको बताया था तुषार देशपांडे चेन्नई सुपर किंग के, ये पहले इम्पैक्ट खिलाड़ी बने, पहले इम्पैक्ट प्लेयर बने शामिल होने वाले। इसके अलावा मैंने आपको बताया अभी आईपीएल में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं अमित मिश्रा, विकेट लेने वाले। और अभी एक और रिपोर्ट सामने आई थी बीच में निकल करके कि ये भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप था। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप, मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था ना उसी टाइम इसकी वैल्यूएशन $1.1 बिलियन थी, 2008 में ही। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता?
ये पुरस्कार जीत लिया है CR राव ने, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सांख्यिकी में, यानी कि स्टैटिस्टिक्स में। दोस्तों इसे सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन CR राव अवार्डेड मैथ नोबेल प्राइज। देखो इसे स्टैटिस्टिक्स का नोबेल प्राइज कह सकते हो, कहीं कहीं पर मैथ का भी लोग बोल देते हैं, लेकिन मैथ का नोबेल वैसे एबल पुरस्कार को बोला जाता है, वो बोलिए आप तो ज्यादा सही रहेगा। इसे सांख्यिकी में नोबेल कहिए तो वो ज्यादा सही रहेगा। कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव इनका पूरा नाम है। ये भारतीय अमेरिकी सांख्यिकी विद हैं। 2016 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और $80,000 दिया जाता है। किसे? उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सांख्यिकी का उपयोग करके साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में कुछ योगदान किया हुआ हो। तो हर 2 वर्ष में किसी एक व्यक्ति या फिर एक संगठन या टीम को दिया जाता है। क्लियर? तो इस बार मिला CR राव को। अच्छा, एक क्वेश्चन और, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। और किसकी याद में मनाया जाता है? PC महालनोबिस जी की याद में मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून को याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है प्रियांशु राजावत ने। प्रियांशु राजावत दोस्तों ये इंडियन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, युवा प्लेयर है। अभी जब थॉमस कप हुआ था ना 2022 वाला, तो थॉमस कप 2022 भारत ने जीता था, आपने देखा था, इतिहास रचा था भारत ने। तो उस टीम में, भारतीय टीम में सबसे युवा जो खिलाड़ी था वो यही था। कौन? प्रियांशु राजावत। तो इन्होंने अभी हाल ही में ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 का पुरुष एकल का खिताब, मेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इन्होंने डिफीट किया है मैग्नस जोहानसन को 21-15, 19-21 और 21-16 से, ठीक है। और इनका ये पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल भी था, ठीक है। तो फ्रांस में आयोजन हुआ और डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को हरा करके इन्होंने जीता हुआ है। हाल ही में किस देश ने रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों को सक्षम करने के लिए SAT-26U नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? तो दोस्तों UAE ने अभी हाल ही में ये सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है और इसी महीने में ये लॉन्च किया जाएगा, SAT-26U नैनो सैटेलाइट, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल। तो इसको ये लॉन्च करने के लिए ना स्पेस एक्स का सहारा लिया है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है स्पेस एक्स के पास ऐसा कुछ है जो सबसे सस्ते रेट में, सबसे सस्ते दाम में सैटेलाइट पहुंचा सकता है। वो क्या चीज है? फाल्कन 9। फाल्कन 9 रॉकेट के साथ इसे लॉन्च किया गया और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, देवा नाम का एक संगठन है, उसके लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। देवा का ये दूसरा नैनो सैटेलाइट मिशन था, ठीक है। रिमोट सेंसिंग यूजर्स के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो कहां से? कैलिफोर्निया में वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस स्टेशन से, स्पेस एक्स के द्वारा और फाल्कन 9 नाम के एक रीयूजेबल रॉकेट के द्वारा, ठीक है। फाल्कन 9 रीयूजेबल रॉकेट है। अच्छा, रीयूजेबल रॉकेट से याद आया, इसरो ने भी अभी रीयूजेबल रॉकेट का एक प्रोटोटाइप का परीक्षण किया हुआ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल ये यूएई का सैटेलाइट है। यूएई चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहां से आप आओगे ना इस साइड में, ये रहा यूएई, ठीक है। यहां पर आप जूम इन करके देख सकते हो, ये रहा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसकी कैपिटल होती है अबू धाबी और इसके प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अच्छा, अभी हाल ही में यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उन्होंने अपने ही छोटे भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है। ये भी आपको याद ही होगा, ठीक है, बताया गया था। यहाँ की करेंसी होती है यूएई दिरहम। और अभी न्यूज आई थी कि ईरान ने 8 वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात में पहली बार अपना राजदूत नियुक्त किया है। ओके, अच्छा, एक जरूरी सूचना, आज 11 अप्रैल है और आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। एसएससी सीजीएल का टायर 1 और टायर 2 का जीएस स्पेशल बैच। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें पूरा आपको टीयर 1 और टीयर 2 दोनों कंप्लीट तैयार कराया जाएगा और जिससे आप बेहतरीन ढंग से आप स्कोर करना शुरू कर दोगे। मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराए जाएंगे जिससे आप इसी बैच के साथ साथ ही अपना इंप्रूवमेंट भी देखते चलोगे, ठीक है। तो क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। क्लासेस की स्केड्यूल क्या है, कब कब क्लासेस कितने कितने बजे से हैं, इसको जाकर के आप देख सकते हैं। एमजेटी ऐप जाकर के ओपन कीजिएगा, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाइएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कब कब क्लासेस चलेंगी। अगर आपने ज्वाइन किया है तब तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्लास शुरू कर दीजिए। नहीं ज्वाइन किए हो तो आज आखिरी दिन है, आखिरी मौका है जब आपको 399 नहीं, ये 299 में मिल सकता है, ठीक है। कहां पर कैसे लेना है, आपको जाना है एमजेटी ऐप पर, वहां पर
पे करते समय आप कूपन कोड बताया गया है, उसी कूपन कोड को एंटर करना है और इस प्राइस में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, आज के बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा और इसके बाद जल्द ही इसमें एडमिशन भी समाप्त कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं इस बार बहुत ही यूनिक तरीके की स्ट्रेटेजी बनाया हुआ हूँ कि कैसे इस आपको कवर करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके रिजल्ट्स कन्वर्ट हों। तो आप लोग कोशिश कीजिए, अभी जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लें, ठीक है, किसी ऑफर का वगैरह का इंतजार ना करें। अभी अगर ज्वाइन कर लेते हैं आप, तो आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं है, मात्र 3 सवा 3 महीने का समय बचा हुआ है और उसी में ही आपको सब कुछ करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री ने कहां पर वाइब्रेट विलेजेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी गए हुए थे अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर। 2 दिवसीय इनका दौरा था और उस अवसर पर इन्होंने वाइब्रेट विलेजेस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। वाइब्रेंट विलेजेस जो प्रोग्राम है, इसको दोस्तों अनाउंस किया गया था अभी बजट में, ठीक है, जब सरकार ने इसके बारे में जिक्र किया हुआ था, तो वहां पर अभी ये शुरुआत हो चुकी है। वैसे इसके तहत केवल अरुणाचल प्रदेश नहीं कवर होगा, जितने भी सीमावर्ती जो राज्य हैं, उनके जो सीमावर्ती गांव हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम लाया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो 2 दिवसीय यात्रा इन्होंने किया और पहले दिन ये गए अरुणाचल प्रदेश के आजा जिले के सीमावर्ती गांव किबुथू में, वहीं पर ये उद्घाटन किया गया। तो पहली बार जब होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, इसीलिए किबुथू का नाम आप याद रखेंगे। पहली बार सबसे पहले उद्घाटन कहां पर किया गया? किबुथू में। क्लियर? इसके लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिए 4800 करोड़ रुपए ये मंजूर किए हुए हैं, ठीक है। और इसके तहत होगा क्या कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो भी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, उत्तरी सीमा से जो भी लगे हुए हैं, ठीक है ना, उनके जो भी गांव हैं, टोटल देखा गया है कि 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के 2968 ऐसे गांव हैं, उनको डेवलप किया जाएगा इस योजना के तहत, वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के तहत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती गांवों का विकास करना, या फिर भारत के एक किसी खास राज्य का दे दिया जाएगा उसका विकास करना, या फिर कोई और प्रोग्राम दे दिया जाएगा गांव से रिलेटेड। तो ध्यान रखना, आपको सीमावर्ती गांवों का विकास करना, उसको डेवलप करना ही इसका मेन मकसद है। आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश देखोगे आप, यह रहा पूर्वोत्तर का राज्य, ठीक है, सबसे पूर्व में स्थित ये राज्य है। ईटानगर इसकी कैपिटल है। पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल त्रिविक्रम पटनायक। ये इनका नाम इंपॉर्टेंट है, अभी नई नियुक्ति हुई है। जब 13 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, उनमें से एक ये भी थे। 13 राज्यों के राज्यपाल जो नए आए हैं उनको रट के जाना, कहीं भी एग्जाम देने जा रहे हो तो। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें, संगेस्तर झील है। नेशनल पार्क में नामदफा नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है। कमलांग है, पक्की टाइगर रिजर्व भी बहुत पूछा जाता है। मोलिंग राष्ट्रीय पार्क है, उद्यान है, नेशनल पार्क है। इसके अलावा बुइया छालो लोक नृत्य है। बोमडिला, यांगयाप और दिफू दर्रा, ये 3 दर्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। और अरुणाचल प्रदेश अपना बॉर्डर अपना शेयर करता है असम से और इधर नागालैंड से। मिथुन इसका राजकीय पशु होता है। ग्रेट इंडियन हॉर्निवल ये पक्षी होता है। राजकीय पुष्प होता है रेटुसा। मिथुन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो ना, तो एक मूवी अभी आई थी भेड़िया। भेड़िया मूवी अगर आप देखोगे तो उसमें इसका जिक्र है, ठीक है, इसको दिखाया भी गया है। चलिए अगला, विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन निर्माता कंपनी ने बेस्ट प्रोडक्शन अवार्ड जीता है। कौन सी वैक्सीन निर्माता कंपनी है? तो वो है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ये भारतीय कंपनी है दोस्तों, और इसने अभी वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस जो कि हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित, तो वहां पर इसने जीता है ये अवार्ड, भारत बायोटेक विंस अवार्ड एट वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस। यहाँ पर आप देख पाओगे। तो क्यों जीता है? कोविड-19 का वैक्सीन बनाने और उसका बेहतरीन तरीके से प्रोडक्शन करने और लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो बेस्ट प्रोडक्शन और प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। 3 से 6 अप्रैल के बीच में वाशिंगटन में ये कांग्रेस आयोजित हुआ था। भारत बायोटेक के संस्थापक और चेयरमैन है कृष्णा इला, जिनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, इन्होंने कौन सी वैक्सीन बनाई थी? भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई थी, कोवैक्सीन, ठीक है ना। आगे, भारत ने सोमालिया में अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन को कितनी सहायता राशि दी? तो भारत ने दिया है $2 मिलियन। भारत सोमालिया में शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशन का जो फंड है उसके तहत अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन को $2 मिलियन का हेल्प किया हुआ है।
यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इंडिया गिव 2 मिलियन टू अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन। अब देखो इससे पहले भारत ने $4 मिलियन का ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन कर दिया है, ठीक है इसमें, लेकिन अभी फिर से 2 मिलियन का दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में अगर भारत के अस्थायी प्रतिनिधि की बात की जाए तो वो है रुचिरा कंबोज, और वही गई थी देने के लिए, ठीक है, ये मनी जो है वही ट्रांजेक्शन करवाई। तो फिलहाल इस फंड का उद्देश्य ये है कि सोमालिया में अफ्रीकी संघ संक्रमण मिशन का समर्थन करना और इस क्षेत्र में शांति स्थापित करना। ATMIS, ये बड़ा चर्चे में नाम आपको दिखते हुए मिल रहा होगा, ये यही है, इंडियन अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया, ठीक है। तो इंडिया और अफ्रीका के द्वारा जो यूनियन ट्रांजिशन मिशन है सोमालिया में हो रहा है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में ATMIS कहा जाता है। तो इसी के तहत $2 मिलियन दिए गए। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, और आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ सब कुछ अच्छे से। जो बात नहीं समझ में आई, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आई, आप दोबारा से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा वहां पर समझाने की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अंतिम मौका है आज 11 अप्रैल को, ठीक है, 11 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो आप आज आखिरी दिन है, इनरोल करना चाहते हैं तो इसको इनरोल कर सकते हैं। GS सफलता बैच इतनी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको कहीं भी इतना ज्यादा क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा। आप जाकर के एक बार वीडियो देखिए क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं वहां पर, ठीक है। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा लोक नृत्य असम राज्य का है, तो भोरताल, बेहुआ, बिहू और बारूगरुम्बा, ये सभी वहां का है। इसके अलावा राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में की गई थी। आज आपको क्या बताना है, आयुष मंत्रालय के आयुष में वाई का क्या अर्थ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगला है, कौन सा सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज PDF वगैरह सब आपको MZT ऐप पर मिलेगी, MZT ऐप पर ही आपको कोर्स मिलेगा। तो MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।